आज हम लोग सेट 2 को देखने जा रहे हैं। ये सीबीएसई का सेट 2 है, इसको हम लोग समझ लेते हैं, है ना। चलिए, बहुत सारा क्वेश्चन इसमें भी आपको एकदम सेम मिलेगा जैसा कि सेट 1 में मिला था। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, केमिकल कंपाउंड यूज्ड इन द ग्लास ऑफ, इसमें वॉशिंग सोडा ही होगा। बहुत सारे बच्चे ने कमेंट किया था फर्स्ट वीडियो में, उस पर देखो बाबू, मार्किंग स्कीम पर डिपेंड करता है। सीबीएसई जो मार्किंग स्कीम रिलीज करती है उसके अकॉर्डिंग टीचर चेक करते हैं। जैसे इसमें कहता है इसमें से कौन सा है जो डिफरेंट आपको नजर आ रहा है रिमेनिंग 3 से, तो ये तीनों के डबल डिस्प्लेसमेंट है और ये आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, ठीक है। फिर इसमें आ जाइए, यहाँ पर जब कैल्शियम कार्बोनेट को हम लोग डिकम्पोज करते हैं तो क्विक लाइम बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा CaO, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर दे रखा है, सेलेक्ट द पेयर ऑफ नेचुरल इंडिकेटर फ्रॉम द फॉलोइंग। नेचुरल इंडिकेटर में टर्मरिक और लिटमस होता है, बिकॉज इसको हम प्लांट और एनिमल से ऑब्टेन करते हैं, सही है। ये सब फर्स्ट सेट में भी आपको क्वेश्चन मिला होगा। अब यहाँ पर देखिए, इसमें से कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स डिफरेंट फ्रॉम द अदर। ये तीनों के तीनों सैचुरेटेड है, बिकॉज कार्बन के दुगुना हाइड्रोजन उससे अधिक है और ये एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। नेक्स्ट इसमें जाए, सेलेक्ट द स्पॉनिफिकेशन रिएक्शन। स्पॉनिफिकेशन रिएक्शन ये होता है जब भी कोई फैट और ऑयल जो नेचुरली ऑकरिंग ईस्टर होते हैं, इसको हम लोग बेस के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं तो ये सॉप और ग्लिसरॉल बन जाते हैं। इसको बैलेंसिंग वाला भी हम बात करें तो बैलेंसिंग भी आपको फर्स्ट सेट में सेम मिला था, यहाँ पर आपके 162 ये फर्स्ट नंबर ऑप्शन से होगा। ये सब तो एकदम श्योर एंड सर्टेन है, यही होगा। इधर से यहाँ से बच्चे को कन्फ्यूजन था, कुछ बच्चे ये बोल रहे थे, कुछ बच्चे ये बाबू मार्किंग स्कीम पर डिपेंड करेगा, है ना, कि कौन इसमें से ऑप्शन हो। बिकॉज आप जानते होंगे कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ एंड इनवर्सली टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ठीक है। ओके, तो लेंथ यहाँ पर बोल रहा है कि रेसिस्टेंस मिनिमम होना चाहिए। देखिए बार बार यहाँ देखिए मिनिमम लिखा हुआ है, तो मिनिमम कब होगा, जब लेंथ कम होगा, बिकॉज ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और एरिया जितना ज़्यादा होगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट ये तो कन्फर्म शॉर्ट है कि जो UNEP जो है, इन्वायरमेंटल नेशन इन्वायरमेंटल प्रोग्राम्स, इसका मेन काम था CFC को बैंड कराना, और वहाँ पर अब फ्रिज में HCFC का प्रयोग होता है, ठीक है, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन का। नेक्स्ट है, कहता है इसमें से कौन सा स्टेटमेंट आपको ट्रू लग रहा है हाइड्रा, अमीबा, स्पायरोगायरा में, तो ये सभी के सभी एसेक्सुअल तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं। और इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे को कंफ्यूजन हुआ था, जो कि बायो का है। इसमें तो कंफ्यूजन होने वाली बात ही नहीं था कि 2 टॉल पी प्लांट है, तो टॉल देखिए ये हो गया और ये हो गया, ये तो देखिए शॉर्ट हो गया दोनों, एक टॉल एक शॉर्ट हो गया, यहाँ भी एक टॉल एक शॉर्ट हो गया। तो जब भी होगा तो A और D में ही होगा। लेकिन क्या कह रहा है उसमें, कुछ प्लांट ऐसे भी होने चाहिए जो ड्वार्फ हो। तो जब देखो वो होमोजाइगस कंडीशन हो जाएगा तो हर एक बच्चे जो मतलब हर एक जो यंग वंस अगला जनरेशन का होगा सब टॉल ही होगा, इसीलिए आपको ऑप्शन A से ही जाना होगा। नेक्स्ट ये भी देखिए बायो का क्वेश्चन है, तो इसमें भी कंफर्म रखिए कि आपका B एंड C ही होगा, बिकॉज लेफ्ट ऑट्रियम जो होते हैं वो ट्रांसफर करते ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ्ट वेंट्रिकल में। क्या है कि हार्ट जो होता है, मेमोरियन हार्ट टोटल 4 चैम्बर का होता है। ऊपर वाले दोनों चैम्बर होते हैं ऑट्रियम और नीचे वाले दोनों चैम्बर होता है वेंट्रिकल। सबसे पहले लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है लेफ्ट ऑट्रियम में, और वो लेकर आते कौन से हैं, तो सारा वेन आप पढ़े होंगे कि गंदे ब्लड कैरी करता है, एक्सेप्ट पल्मोनरी वेन जो प्योर ब्लड लेकर आता है लंग्स से, ठीक है। फिर लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा, लेफ्ट वेंट्रिकल से एरोटा के जरिए बॉडी सेल में जाएगा। फिर वेना केवा लेकर आते हैं नीचे से इन्फीरियर वेना केवा, और ऊपर से गंदा ब्लड सुपेरियर वेना केवा राइट ऑट्रियम में लेकर आएंगे। यहाँ से सारा ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में। यहाँ से एक ट्यूब निकलता है जिस ट्यूब का नाम होता है पल्मोनरी आर्टरी। ऐसे तो सारा आर्टरी प्योर ब्लड कैरी करती है, एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी जो राइट वेंट्रिकल से लंग्स के लिए ले जाते हैं। तो इस हिसाब से आपका B और C हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट कहता था पार्ट्स ऑफ द फ्लावर विच अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पॉलिनेशन, इसमें पेटल्स हो जाएंगे, बिकॉज उसमें स्मेल होते हैं जो अपने तरफ आकर्षित कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें, फेनोमेनन। इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों ने ये बोला, तो बाबू हाँ हम जान रहे हैं कि NCERT में यही दिया हुआ है, तो ऑप्शन D ही होगा, ये नहीं होगा, ठीक है, D ही होगा। समझ गए बात को, ओके। नेक्स्ट आगे मूव करें, ये ओजोन वाले बच्चे, इसमें भी बहुत सारे बच्चे ने, है ना, डिस्कशन किया कि सर इसमें कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए। और सेट 1 में तो एक क्वेश्चन तो बोनस भी होगा जिसको हम बताएंगे आपको लास्ट में। इसमें भी आपका देखिए ओजोन पॉइजनस गैस भी होता है, लेकिन अपर एटमॉस्फेयर में होते हैं। ये तो B नंबर तो सबसे श्योर सर्टेन पॉइंट है। और C भी है, ओजोन इज अ प्रोडक्ट ऑफ UV रेडिएशन। तो प्रोडक्ट नहीं होता UV रेडिएशन का। ओजोन देखो होता क्या है कि जब O3 मॉलिक्यूल्स जो होते हैं ओजोन, इस पर UV रेज टकराते हैं, ठीक है, तो ये O है ना O में टूट जाता है, ठीक है, और ये नीचे वाले एटमॉस्फेयर में आकर के यही ऑक्सीजन मॉलिक्यूल
नेसेंट ऑक्सीजन से कंबाइन करके फिर O3 बना लेते हैं, है ना। एट लोअर सरफेस ऑफ अर्थ ओजोन परफॉर्म मोस्ट एसेंशियल, ये भी बात सही है, लेकिन यहाँ लोअर जो लिख दिया ये गलत कर दिया है, लोअर नहीं होना चाहिए, हाइयर होता है, क्योंकि ट्रोपोस्फियर के बाद होता है, स्ट्रेटोस्फियर के बीच में। तो बी और सी सबसे ज्यादा सटीक समझिए, है ना। कुछ बच्चे ए और बी भी टिक करके, बट मार्किंग स्कीम के अकॉर्डिंग चलिएगा, तो ये इसी दोनों में से होना चाहिए, या तो ए नहीं तो सी। ज़्यादातर सर्टिनिटी है कि आपका ए ही हो, बिकॉज ए ज़्यादा सुटेबल है एज कम्पेयर टू बी एंड सी। ओके, नेक्स्ट। अब इसमें से कह रहा है, ये तो श्योर एंड सर्टेन है कि इसमें ए ही होगा, बिकॉज कहता है इन अ फूड चेन विल मोर, हाँ ना, एडवांटेजियस। अब देखिए एडवांटेज किस में ज़्यादा होगा, जितना छोटा फूड चेन बनाएगा उतना एनर्जी ज़्यादा ट्रांसमिट होगा। 10% लॉ जो रेमंड्स लेंडरमैन साहब ने दिया था। नेक्स्ट, यहाँ से असर्शन रीजन की तरफ चले, तो देखिए कहता है ऑक्साइड्स ऑफ मेटल, मेटल ऑक्साइड तो बेसिक नेचर होते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर होगा। तो जब ये मेटल ऑक्साइड को रिएक्ट करते हैं एसिड से, सॉल्ट एंड वाटर, बात तो सही है, क्या कि मेटल ऑक्साइड बेस होता है और एसिड से रिएक्ट करेगा तो सॉल्ट एंड वाटर न्यूट्रलाइजेशन। असर्शन भी ठीक लग रहा है, रीजन भी ठीक है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है, तो ए से जाएंगे। नेक्स्ट, सी नंबर से देखिए क्या कहता है, 80 नंबर कहता है रेड लाइट जो है, ये भी आपको प्रीवियस सेट में बताए थे आपको, इसमें सी ही होगा, बिकॉज इसमें लिख दिया मोस्ट, है ना, स्कैटर्ड नहीं करता, रेड लाइट कम स्कैटर्ड करते हैं। ये भी देखिए बायो से क्वेश्चन है, मेल के पास कभी एक्स एक्स नहीं होगा, एक्स वाई होगा जब भी होगा, है कि नहीं, तो इसमें डी हो जाएगा सर। अब इसमें देखिए रिसेप्टर्स आर यूजुअली लोकेटेड इन अवर सेंस ऑर्गन फॉर ए पर्टिकुलर, ये भी सही है, ए से हम लोग जाएंगे। अब यहाँ से थोड़ा डिटेल में समझिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या मेंशन किया है कि कहता है अ फ्यू ड्रॉप ऑफ बेरियम क्लोराइड, है ना, फ्यू ड्रॉप ऑफ बेरियम क्लोराइड, उसको यूज किया। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है, BaCl2, है ना। तो बेरियम क्लोराइड को यूज किया है, बेरियम क्लोराइड को एक्वस सॉल्यूशन, है ना, सोडियम सल्फेट के साथ ऐड किया। आपको मालूम होगा कलर की यदि बात करें तो कलर में लीड रहता है प्रेसिपिटेट में, तो कलर क्या हो जाएगा, येलो, तो रहेगा क्या हो जाएगा, ब्लैक। बाद बाकी जितने भी होंगे कलर उसमें क्या होगा, व्हाइट होगा। चलिए, तो लीड में कौन सा कलर हो जाएगा सर, येलो। कॉपर रहेगा तो क्या होगा, ब्लैक। बाद बाकी जितना आप 10th में पढ़े उसमें क्या रहता है, व्हाइट होना चाहिए। यहाँ लिखा है फ्यू ड्रॉप ऑफ बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन एडेड टू द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ सोडियम सल्फेट, और सोडियम सल्फेट का फार्मूला होता है Na2SO4, है कि नहीं। अब इसको जब हम कंबाइन कराएंगे क्या बन जाएगा, BaSO4, ये प्रिसिपिटेट हो जाएगा व्हाइट कलर का, साथ ही साथ NaCl बन जाएगा, सोडियम क्लोराइड। अब क्वेश्चन क्या पूछा है, ये व्हाइट प्रिसिपिटेट इज ऑब्टेन्ड, देखिए पहले हिंट दे रखा व्हाइट कलर का बेरियम सल्फेट मिलेगा। राइट ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, आपको इसको बैलेंस करना होगा। तो देखिए सोडियम भी 2 है, क्लोरीन भी 2 है, तो यहाँ NaCl से पहले 2 लगा दीजिए, बस हो गया बैलेंस। 1 नंबर तो इसमें मिल जाएगा आपको। एंड कहता है यहाँ पर व्हाट इज द अदर नेम ऑफ प्रिसिपिटेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोल सकते हैं। व्हाई इट इज सो कॉल्ड, बिकॉज यहाँ पर एक्सचेंज ऑफ आयन देखने को मिल रहे हैं, क्योंकि ये जो बेरियम पहले क्लोराइड के साथ था, अब बेरियम सल्फेट के साथ आ चुका है, सोडियम पहले सल्फेट के साथ था, अब सोडियम क्लोराइड के साथ आ गया। तो व्हाई दिस इज कॉल्ड, तो यहाँ पहले देखिए इसमें 2 क्वेश्चन है, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ प्रिसिपिटेट, अदर नेम प्रिसिपिटेशन रिएक्शन का क्या दीजिएगा, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। एंड व्हाई इट इज कॉल्ड सो, तो इसमें हम लिख सकते हैं बिकॉज हेयर द एक्सचेंज ऑफ आयन टेक प्लेस, बस इतना लिख दीजिएगा। इसमें भी आपको हाफ मार्क्स मिल जाएंगे, हाफ मार्क्स इसमें और हाफ मार्क्स इसमें। चलिए नेक्स्ट, अब है क्वेश्चन नंबर 22, कहता है व्हेन डू यू से दैट ए पर्टिकुलर पर्सन इज सफर फ्रॉम हाइपरमेट्रोपिया, कब होगा, जब, देखिए हाइपरमेट्रोपिया मतलब दूर दृष्टि दोस्त, दूर का चीज दिखेगा, नजदीक का चीज नहीं दिखेगा, सही बात है। तो उस कंडीशन में हम लोग लिख सकते हैं पर्सन कैन सी द फार ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैन नॉट सी नियर बाय ऑब्जेक्ट, तो उसे हम लोग हाइपरमेट्रोपिया नाम देंगे। लिस्ट 2 काउजेस, 2 कारण क्या होते हैं, तो अपन लोग जान रहे हैं कि एक तो रेटिना के बाहर इमेज जाता है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि ड्यू टू द आईबॉल बिकम टू शॉर्ट एंड ड्यू टू लो कन्वर्जिंग पावर ऑफ लेंस, ठीक है, ये 2 पॉइंट इसमें लिख देंगे डिफेक्ट में। लिस्ट 2 काउजेस जो दिया तो उसमें लिखना पड़ेगा आपको। नेम द टाइप ऑफ लेंस, तो लेंस कौन सा यूज करेंगे सर, कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, ठीक है, जिसकी प्लस में पावर होती है, क्योंकि राइट साइड उसका फोकस होता है रियल वाला। चलिए, ये फर्स्ट सेट में भी ये क्वेश्चन था, ये नहीं था 21 नंबर। ओके, अब 23 से जाएंगे। 23 क्या कह रहा है, ये भी आपको फर्स्ट सेट में मिला था, आपको फर्स्ट वीडियो में जो डाले थे,
यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है ड्रॉ ए लेबल डायग्राम टू शो द पैटर्न ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस करंट कैरिंग इन स्टेट। तो स्टेट वायर कोई बच्चा ऐसे बनाया होगा, तो इधर एरो दिया होगा, तो इसमें एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन। कुछ बच्चा ऐसे होंगे जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में करंट दिखाए होंगे, तो इसमें जो होगा मैग्नेटिक फील्ड क्लॉकवाइज हो जाएगा। यहाँ पर जैसे हाथ नीचे रहेगा, आप मैक्सवेल के राइट हैंड थंब रूल को जानते होंगे, जिधर आपका करंट जा रहा है उधर आपके दाहिने हाथ का अंगूठा होना चाहिए। रेस्ट, ये जो फिंगर रेस्ट इंसर्कलिंग फिंगर है, ये बताएगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा तो क्लॉकवाइज, और अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। ठीक है, बस यहाँ आगे क्या बोला, मार्क ऑन द डायग्राम, करंट भी बताना आपको, तो एरो करके उसको करंट लिख दीजिएगा, एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड भी दिखाना होगा, एरो आपको दिखाना होगा मैग्नेटिक फील्ड को। ठीक है, नेक्स्ट, ये फर्स्ट सेट में भी मिला था। नेम अ डिवाइस यूज टू मैग्नेटाइज, इसमें आप सोलेनॉइड बोल सकते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। एंड ड्रॉ ए लेबल डायग्राम, तो इसके लिए आप डायग्राम फर्स्ट वाले में भी बता चुके हैं, इस प्रकार से लेकर जाएगा और इस प्रकार से आप वहाँ पर एक तैयार कर दीजिएगा और इसको आप एक सेल या बैटरी से कनेक्ट कर दीजिएगा। ठीक है सर, ओके। नेक्स्ट, सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं हम लोग उसमें। कहता है वेयर आर ऑक्सीजन सिंथेसाइज, ऑक्सीजन कहाँ पर बनते हैं, एट द टिप ऑफ सूट। यहाँ तक में तो ये आंसर हो जाएगा, एक नंबर मिल गया। एंड हाउ डू दे परफॉर्म फोटोट्रॉपिज्म, बिकॉज हम जानते हैं ऑक्सीजन रैंडमली हर जगह पर पहले इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होता है। जैसे ही सनलाइट इस साइड से यदि मान लीजिए सनलाइट पड़ रहा है, तो हाफ साइड इधर वाला ऑक्सीजन क्या होगा, सैडी एरिया में मूव कर जाएंगे, तो इधर में ग्रोथ ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिक ये प्लांट के सन की तरफ बैंड कर जाएंगे। इस प्रकार से ये फोटोट्रॉपिज्म को शो करेंगे। ठीक है सर, नेक्स्ट कहता है लिस्ट एनी टू पेयर ऑफ विजुअल कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर ऑफ गार्डन, कोई भी दो करेक्टर आपको लिखना था, एक आप हाइट लिख देते, दूसरा आप फ्लावर का कलर लिख देते, सीड का शेप लिख देते, सीड का कलर लिख दीजिए, कोई भी 7 करेक्टर जो मेंडल ने नोट किया उसमें से कोई भी 2 करेक्टर लिखना, उसमें बताना था आपको कि डोमिनेंट कौन। जैसे हाइट में डोमिनेंट होता है टॉल, रेसेसिव होता है शॉर्ट, और फ्लावर के कलर में डोमिनेंट वायलेट, रेसेसिव वाइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। और कुछ बच्चे ये नहीं बनाए, तो ये एक्स वाई वाला, मेल में होता है एक्स वाई और फीमेल में एक्स एक्स। इधर से गैमेट स्पर्म में क्या जाएगा, एक्स या वाई जाएगा, इधर से क्या आएगा, एक्स एंड एक्स। और वो भी आप बनाना चाहते हैं तो 44 भी लिख सकते हैं, जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम दोनों में सेम होता है, गर्ल्स एंड बॉयज़ में 22 पेयर्स होता है या 44, तो इधर में भी आपको 22 लेके चलना पड़ेगा, है कि नहीं। ओके, अब एक्स एक्स जब फ्यूज करेंगे तो बेटी, एक्स वाई होगा तो बेटा। ओके, नेक्स्ट कहता है डिफाइन द टर्म, ये नया क्वेश्चन है। बायोडिग्रेडेबल, तो दो जो वेस्ट मटेरियल दैट कैन बी कन्वर्टेड इनटू सिंपलर फॉर्म बाय द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया एंड फंगी, उसे क्या बोलेंगे, बायोडिग्रेडेबल। और जो डिकम्पोज नहीं करेगा नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, तो ये डिफाइन करना आपको ये दोनों टर्म को। यहाँ तक में फुल स्टॉप है, तो ये ध्यान रखिएगा, इस पर आपको 1 नंबर होंगे। डिफाइन द टर्म्स, उसके बाद क्लासीफाई द आइटम्स इनटू 2 कैटेगरी, एक साइड बायो एक साइड नॉन बायो लिख दीजिएगा। न्यूज़पेपर क्या हो जाएगा, बायोडिग्रेडेबल। ग्लास हो जाएगा, ग्लास बोतल नॉन बायो, पॉलीथीन नॉन बायो, वेजिटेबल क्या हो जाएगा, बायो। तो ये बायो और ये नॉन बायोडिग्रेडेबल, ये भी नॉन बायोडिग्रेडेबल। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन नंबर 27 से चले। 27 नंबर कहता है स्टेट गिविंग रीजन रिडक्शन प्रोसेस टू ऑब्टेन द फॉलोइंग। अब इसके लिए हम लोग क्या करेंगे सर, तो ये सब लेस रिएक्टिव होता है, तो लेस रिएक्टिव को हम ऑब्टेन करने के लिए सीधा रोस्टिंग करवा दें, और इस जो हाई रिएक्टिव होता है उसको इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए ऑब्टेन करते हैं। रिएक्टिविटी में जो टॉप में पाए जाते हैं पोटासियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सब तो टॉप में, ये सब तो इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए। मॉडरेट रिएक्टिव जो होता है बाबू, उसमें आप देखे होंगे चार्ट होगा आपका मेटल नॉन मेटल के लास्ट में, मेटलर्जी में, कि जो मॉडरेट रिएक्टिव होता है उसमें देखा जाता है कि कार्बोनेट हो रहा है या सल्फाइड हो रहा है। कार्बोनेट होगा तो कैल्सिनेशन, और सल्फाइड होगा तो रोस्टिंग, और ये सब तो लेस रिएक्टिव है तो इसमें जनरली रोस्टिंग करते हैं। ओके, या फिर और में ये बना सकते थे स्टेट गिविंग रीजन फॉर द चेंज इन द एप्रियंसेस ऑब्जर्व व्हेन ईच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज एक्सपोज टू एटमॉस्फेरिक एयर। जब सिल्वर में, तो सिल्वर सल्फाइड का लेयर आप जानते हैं, सिल्वर सल्फाइड बन जाएगा, ब्लैक कलर हो जाएंगे। कॉपर धीरे धीरे कॉपर ऑक्साइड बना लेंगे, तो इस कंडीशन में कॉपर का रेडिश ब्राउन, और आयरन का, तो ये तो कॉपर आपका ग्रीनिश कलर का धीरे धीरे हो जाएगा। आप उसी चैप्टर में देखिएगा लास्ट में दिया होगा, कॉपर ग्रीनिश कलर में हो जाते हैं, सिल्वर ब्लैक कलर में हो जाएंगे, और आयरन जो होगा रेडिश ब्राउन हो जाएंगे। ठीक है, जब हम बहुत समय के लिए इसको एयर के कॉन्टैक्ट में रखेंगे वो जंग पकड़ने लग जाएगा, रस्ट हो जाएगा। अब कहता है राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सोडियम। अब सोडियम का 11 होता है तो क्या हो जाएगा 281 KLm, सेल आपको देना जरूरी है। ऑक्सीजन का क्या होगा, K सेल में 2, L सेल में 8 हो जाएंगे। अब ये तो मेटल हो गया तो ये कैटाइन होगा, ये नॉन मेटल है तो ये एनाइन होंगे, क्या कि Na पर +1 चार्ज बनेंगे और O पर -2 चार्जेस होगा।
तो कहता है सो द फॉर्मेशन ऑफ आयनिक, अच्छा कंपाउंड, आयनिक कंपाउंड दिखाना आपको। तो फार्मूला क्या बन जाएगा, Na2O हो जाएगा। तो एक ऑक्सीजन है, उसके दो इस प्रकार से डॉट दिखा दीजिएगा, 5 6। इधर भी सोडियम दिखा दीजिएगा, एक इलेक्ट्रॉन, ये इसको एरो दिखा दीजिए। इधर भी सोडियम, एक इलेक्ट्रॉन, ये एरो इधर दिखा दीजिए। दोनों साइड से इलेक्ट्रॉन दे दिया, ये भी ऑक्टेट कंप्लीट कर लिए, इसका भी ऑक्टेट हो जाएगा, एक्सेल ये इलेक्ट्रॉन लूज करते ही। चलिए अब कहता है व्हेन दीज टू एलिमेंट्स कंबाइन, अच्छा ठीक है, जब कंबाइन करें तो क्या बनेगा, नेम द आयंस, एनाइन एंड कैटाइन। एनाइन कौन से होंगे, कैटाइन, कैटाइन हो जाएगा सोडियम, एनाइन हो जाएंगे ऑक्सीजन, ठीक है। नेक्स्ट, लिस्ट टू कंस्टिट्यूएंट ऑफ सीएनएस। सीएनएस के दो पार्ट के नाम, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, एंड हाउ आर दे प्रोटेक्टेड। ब्रेन प्रोटेक्टेड होता है क्रेनियम या स्कल लिख दीजिए, दोनों में नंबर मिलेंगे। और इसमें वर्टिब्रल कॉलम, स्पाइनल कॉर्ड वर्टिब्रल कॉलम से कवर्ड होता है। लिस्ट राइट टू, ये तो फर्स्ट सेट में मिला था, राइट टू लिमिटेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस। तो ये वन वे डायरेक्शन में होता है, वन वे बल्ब के जैसा, और दूसरा ये बहुत स्लो कंडक्ट हो पाते हैं उस कंडीशन में। नेक्स्ट, इस सेट में कुछ आसान क्वेश्चन ज़्यादा मिले हैं। राइट द मेन डिफरेंस बिटवीन एरोबिक, एरोबिक क्या होता है सर, और एनारोबिक के बीच में। तो ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एब्सेंस में लिख दीजिएगा, बस एक पॉइंट काफ़ी हो गया, बिकॉज ये 3 नंबर का, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है। ज़्यादा लिखने की, ज़्यादा भी लिख दिए तो कोई दिक्कत नहीं, बट एक पॉइंट काफ़ी हो गया, इनफ हो गया, या 2 पॉइंट लिख दीजिए। तो मेन डिफरेंस तो यही हो गया, एरोबिक ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। स्टेट द पाथवेज विच इज कॉमन फॉर बोथ। आप सभी लोग पढ़े होंगे, जब ग्लूकोज पायरुवेट बनता है उस प्रोसेस का नाम क्या देते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। तो इसका आंसर हो जाएगा इतना दूर का, ग्लाइकोलाइसिस। राइट द ओवरऑल केमिकल इक्वेशन ऑफ एरोबिक। एरोबिक में क्या होता है, सबसे पहले आप क्या कीजिए, C6H12O6, ये होता है ग्लूकोज का फार्मूला। यहां पर एरो, यहां लिख दीजिएगा ग्लाइकोलाइसिस। उसके बाद लिख दीजिएगा पायरुवेट। पायरुवेट का फार्मूला यदि आप करें तो उसमें हो जाता है C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C। अब इसमें होता क्या है, डबल बॉन्ड O है ना, इधर में हो जाता है आपका OH, इधर में H। ये आपके बुक में भी दिए हुए, ध्यान रखिएगा। पायरुवेट में ध्यान रखिएगा, पायरुवेट का होता है C3 हो जाते हैं। ओके, इसके साथ पायरुवेट के बाद क्या कीजिएगा, एरो मार्कर लिख दीजिएगा, माइटोकॉन्ड्रिया क्रेब साइकिल, वो भी नहीं भी लिखे तो माइटोकॉन्ड्रिया लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद लिख देना होगा 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 और प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ CO2 निकालने के बाद लिख दीजिएगा 38 ATP एंड H2O। क्या कि एरोबिक में वाटर आपको रिलीज करना जरूरी होता है, ठीक है, वाटर नहीं प्रोड्यूस किया दिक्कत है। वाटर CO2 और 38, इसमें 38 ATP ऑफ एनर्जी, जिसको बोलते हैं एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नेक्स्ट, आगे क्या बोला है सर, इक्वेशन फॉर द प्रोसेस जो सेल में होता है। सेल में तो आपको यही क्रेब साइकिल, माइटोकॉन्ड्रिया चलते हैं। नेक्स्ट, आगे मूव करें। एक्सप्लेन इन ब्रीफ द फंक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल फ्यूज इन ए डोमेस्टिक सर्किट। तो कहता है इलेक्ट्रिकल फ्यूज का काम क्या होता है, इट इज ए सेफ्टी डिवाइस जो 3 प्लेटेड कॉपर वायर से बना होता है, जिसकी लो मेल्टिंग पॉइंट होती है ड्यूरिंग ओवरलोड एंड शॉर्ट सर्किटिंग। ये क्या हो जाएंगे, ब्रेक करके हाउस होल्ड अप्लायंसेस को सुरक्षित रखते हैं। अब कहता है कि इलेक्ट्रिक हीटर है 3 किलोवाट, ये फर्स्ट सेट में भी मिला था कि 3000 वाट। P बराबर फार्मूला जान रहे हैं, V इंटू आई होती है, तो I बराबर क्या हो जाएगा सर, P/V। P आपका 3000 है, V आपका 22 लिख दीजिए, इस प्रकार 0 कट के इसे डिवाइड कीजिए 30 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है। तो डिवाइड कीजिएगा तो, और 5 एम्पियर का आप देखिए यहाँ फ्यूज लगाया तो ऑटोमेटिक फ्यूज उड़ जाएंगे, मेल्ट कर जाएंगे। व्हाट लाइकली टू हैपन, आप लिख दीजिएगा द फ्यूज विल मेल्ट when the switch is on, the fuse will melt because it require minimum 14 ampere of fuse. Okay, name and explain the phenomenon of light due to which the path of beam visible। तो ये तो टिंडल इफेक्ट की वजह से होते हैं जब ये स्मोकी रूम, डस्टी रूम में रहेंगे, ठीक है। एंड ऑल्सो स्टेट द डिपेंडेंसेस ऑफ कलर ऑफ द लाइट वी रिसीव ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल्स द मीडियम थ्रू विच द बीम ऑफ लाइट पासेस। तो साइज ऑफ पार्टिकल आप जानते हैं एटमॉस्फेयर में जैसा गैसेस हैं उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है, ठीक है। साइज बड़ा होगा तो सारी लाइट स्कैटर करेंगे, साइज छोटा होगा तो सिर्फ वही लाइट स्कैटर होगी जिसकी वेवलेंथ कम होती है, जो कि होता है वायलेट, इंडिगो, ब्लू, है कि नहीं। बड़ा साइज होगा तो फिर ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड ऐसे करके होते हैं। पार्टिकल साइज छोटे होंगे तो शॉर्टर वेवलेंथ वाली लाइट स्कैटर्ड होंगे, बड़ा होगा तो ऑलमोस्ट सारा कलर स्कैटर्ड हो जाएगा, ठीक है। लिस्ट 3 एडवांटेज ऑफ पैरेलल सर्किट के क्या एडवांटेज होते हैं। पहला, इसके सेपरेट स्विच होते हैं, वेस्टेज ऑफ एनर्जी नहीं होगा। दूसरा आप लिख सकते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में इफ वन बिल गेट्स फ्यूज अनदर अप्लायंसेस मे वर्क प्रॉपरली। एक यदि फ्यूज भी हो गए दूसरे कारण काम करते रहेंगे, ठीक है। और क्या लिख दीजिएगा, तो पैरेलल में ओवरऑल रेसिस्टेंस कम हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, बिकॉज आप जानते हैं नेट पैरेलल में इसी प्रकार से नहीं लिखते हैं,
1/R1 प्लस 1/R2, तो ओवरऑल रेसिस्टेंस क्या होता है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कम होता है, सीरीज में ओवरऑल रेसिस्टेंस बढ़ जाता है। ओके, 3 पॉइंट लिखना था, लिख देना। ओवरऑल रेसिस्टेंस घट जाता है, एक बल्ब फ्यूज भी होगा, रेस्ट बल्ब जलते रहेंगे, ये से पॉइंट लिख दीजिएगा। नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखिए, ये आपको फर्स्ट सेट में मिला था, ड्रॉ ए रे डायग्राम टू शो द पाथ ऑफ रिफ्रैक्टेड रे इन ईच केसेस। पहला, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो भी कॉनकेव लेंसेस हैं। अब कॉनकेव लेंस होते हैं तो बीच में पतला होता है, किनारे पर मोटे हो जाते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ये बीच वाला ऑप्टिकल सेंटर हो गया। पैरेलल लाइट रे लाना है प्रिंसिपल एक्सिस से, यहाँ से आपको डाइवर्स कर देना होगा, एरो दे दीजिएगा, एरो नहीं दिया नंबर कट जाएंगे, मार्किंग स्कीम में लिखे रहते हैं। ये हो गया आपका फोकस, ऐसे दिखा देना था आपको, एरो ज़रूर दीजिएगा। अगला, एरो नहीं रहेगा तो नंबर कुछ काट सकता है, हाफ मार्क्स। इफ द इज डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रिंसिपल फोकस, ओ दूसरा डायग्राम भी बना दीजिएगा यहाँ पर ऐसे ही। कोई बच्चा सोचेगा सर हम एक ही डायग्राम में 2 नंबर आ दिए, फिर भी नंबर मिल जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर फोकस होता है ना, आपको मालूम होगा कि लेंस में दोनों साइड फोकस होते हैं, है ना, इधर 1 इधर 2। चलिए, अब यदि कोई लाइट फोकस पर जाकर मिले, हाफ दूर तक लाइएगा, आधा लेंस तक, उसके बाद यहाँ डॉटेड, इधर से आप स्ट्रेट लाइन खींच दीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ पर देखिए न्यूमेरिकल आ गया। न्यूमेरिकल आपको हम लास्ट वाले वीडियो में बता चुके हैं ऑलरेडी। इसमें बताए हुए हैं कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट देखिए 4 सेंटीमीटर टॉल ऑब्जेक्ट है, प्लेस परपेंडिकुलर टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स है तो फोकल लेंथ क्या होगा, +24 हो जाएगा, है कि नहीं। कॉन्वेक्स, ये देखिए सेट 1 वाला है, इसमें भी आपको ऑलमोस्ट वो चीज़ बता चुके हैं, सेम चीज़ है। यहाँ देखिए दिया हुआ है, ये वाट वाला भी बता चुके थे ऑलरेडी फर्स्ट वीडियो में, ठीक है। उसके बाद ये जो न्यूमेरिकल वाला है, नहीं इसमें थोड़ा सा डिफरेंट दिया हुआ वो, चलिए कोई बात नहीं, उसको हम बता ही देते हैं। अब जैसे देखिए कहता है 4 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ पर आपको हम बता देते हैं। ये देखिए यहाँ पर बनाकर उस दिन बताए थे वीडियो में कि हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट 4 सेंटीमीटर बोला, फोकल लेंथ +24 सेंटीमीटर, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस देखिए -16 हो जाएगा। फिर इस फॉर्मेट से, हाँ फर्स्ट वीडियो में बता चुके आपको कि 1/b - 1/u बराबर 1/f, बिकॉज यहाँ पर देखिए क्या बोल दिया है, लेंस बोल दिया सर। देखिए लेंस बोला तो माइनस लेकर चलेंगे, ठीक है। तो 1/b प्लस ये यहाँ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी माइनस 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 प्लस हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, फिर एलसीएम लीजिए 48 होगा, 2 - 3 हो जाएगा, काटिएगा तो इस प्रकार से -48 सेंटीमीटर हो जाएगा उसका इमेज डिस्टेंस, ठीक है। ओके, फिर मैग्नीफिकेशन निकालने के लिए v/u माइनस मत दीजिएगा, बिकॉज वो मिरर में होता है, -48/16, ये 3 आ गया, मैग्नीफिकेशन 3 आ गया यहाँ पर, ठीक है। प्लस में तो वर्चुअल है, माइनस होता तो रियल होता, प्लस जैसे आया मतलब समझ लीजिए वर्चुअल बन रहा है, सेम साइज है ना, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में होगा ऑब्जेक्ट। फिर उससे हम लोग m बराबर HI/HO से हाइट निकाल लें तो +12 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। ओके, नेक्स्ट चलें आगे। अब कहता है यहाँ पर, हाँ ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी बता चुके हैं फर्स्ट सेट में, कॉन्वेक्स वाला, ठीक है, सेम यही फर्स्ट सेट है ना, ये सेट फर्स्ट है, उसमें देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन दे रखा है, सेम क्वेश्चन दोनों को देखिए मिलाइए। ड्रॉ रे डायग्राम टू पास टू शो पैरेलल लाइट टू प्रिंसिपल एक्सिस, सेम है, तो यही सेम फोटो आपको बना देना होगा। एक बार पैरेलल लाइट मतलब पैरेलल लाइट रे लाएंगे तो फोकस से लगेगा, क्या कि हम मिरर यूज़ किया है, कन्वेक्स मिरर, तो ऐसा अपीयर होगा कि फोकस पर से आ रहा। दूसरा, यदि कोई लाइट जो फोकस पर जाकर मिलने वाला होगा, यहाँ से पैरेलल कर दीजिए प्रिंसिपल एक्सिस से, एरो ज़रूर दीजिएगा, नहीं तो नंबर कट सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसी में देखिए क्वेश्चन भी है 1.5 सेंटीमीटर वाला, ये देखिए सेम वही क्वेश्चन है। यहाँ पर इसके इमेज डिस्टेंस -36 आएंगे, मैग्नीफिकेशन -2 और हाइट ऑफ इमेज, और उसका सॉल्यूशन भी यहाँ पर देखिए, यहाँ पर है सेम, ये सॉल्यूशन है आपका, -36 आ जाएगा इमेज डिस्टेंस, मैग्नीफिकेशन -2 और हाइट निकाल दीजिए तो -3 हो जाएगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इसके बाद आगे मूव करें सर, इस क्वेश्चन के बाद, हाँ अगला ये क्वेश्चन यूनिक है जो इसी में है। कहता है यहाँ पर, व्हाट इज प्यूबर्टी, प्यूबर्टी इज द एज ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी, है ना। एडोलेसेंस पीरियड में प्यूबर्टी क्या है, बिगिनिंग ऑफ सेक्सुअल मैच्योरिटी को मार्क करता है, द एज ऑफ लाइफ इन विच मेल एंड फीमेल चाइल्ड सेक्सुअली मैच्योर्ड, एंड राइट एनी 2 चेंजेस, तो बॉयज़ में क्या क्या चेंजेस आते हैं, तो उसमें आपको लिखना पड़ेगा कि वहाँ पर शोल्डर ब्रोडन हो जाते हैं, मॉस्टर्च आ जाते हैं, बियर्ड आ जाते हैं, ठीक है, टेस्टिस फंक्शनल हो जाता है, कोई भी 2 लिखना है, यानी 2 लिखा है तो 2 लिखना था, मॉस्टर्च बियर्ड लिख दीजिए, स्पर्म बनना शुरू हो जाता है, ठीक है।
टेस्टिस के साइज इनलार्ज कर जाते हैं, पेनिस के साइज इनलार्ज कर जाते हैं, शोल्डर चौड़ा हो जाता है, कोई भी दो। लिस्ट टू फंक्शन ऑफ द फॉलोइंग, है ना, परफॉर्म बाय टेस्टिस। कहता है लिस्ट टू फंक्शन परफॉर्म बाय टेस्टिस। टेस्टिस के दो काम, पहला तो ये स्पर्म बनाएंगे, दूसरा ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन रिलीज करते हैं। मेंशन वन रोल ऑफ ईच। वास डिफरेंस का काम क्या होता है? इट कैरी स्पर्म टू द यूरेथ्रा। सेमिनल वेसिकल का काम, इट नरिशेस द स्पर्म। यूरेथ्रा, इट इज ए कॉमन रूट फॉर स्पर्म एंड यूरिन। स्कॉट्रम, इट मेंटेन टेम्परेचर 3 से 4 डिग्री तापमान क्या कर देता है, कम कर देता है, लोअर, जो ऑप्टिमम होता है स्पर्म फॉर्मेशन के लिए। ठीक है, नेक्स्ट और में या तो ये बनाइए नहीं तो नीचे वाले। राइट टू फंक्शन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ह्यूमन फीमेल। तो लिखा है यहाँ पर राइट टू फंक्शन ईच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। अब ओवरी का दो काम क्या होगा, एक तो काम होगा ईस्ट्रोजन हार्मोन रिलीज करना, दूसरा काम क्या होगा सर, ओवम को प्रोड्यूस करना। दो काम हो गया। ओविडक्ट का एक काम तो होगा फर्टिलाइजेशन करवाना, दूसरा काम क्या हो जाएगा सर, क्या कि यहाँ पर बोला है टू फंक्शन ऑफ ईच, तो दूसरा फंक्शन इसका लिखना होगा आपको कि ओविडक्ट का दूसरा काम हो जाएगा सर कि इट कैरी ओवम इनटू द फैलोपियन ट्यूब, या इट कैरी द स्पर्म फॉर फर्टिलाइजेशन, और दूसरा काम यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, यूट्रस के पहला काम आप लिख दीजिएगा इट हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ बेबी, क्या कि बेबी इम्प्लांटेशन के बाद यूट्रस में ही डेवलप करता है। ठीक है, दूसरा काम कर सकते हैं इट इज़ द साइट वेयर द क्या कहते हैं प्लासेंटा कैन फॉर्म, जिसके जरिए बेबी को नॉरिश कर सकते हैं। या इट इज ए पैसेज थ्रू विच स्पर्म कैन रीचेस टू द फैलोपियन ट्यूब। डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ प्लासेंटा। प्लासेंटा एक डिस्क शेप का स्ट्रक्चर होता है। आफ्टर इम्प्लांटेशन प्लासेंटा का निर्माण होगा, जिससे एक यूमेरिकल कॉर्ड्स बनते हैं जो बेबी के नाभि से जाकर जुड़ते हैं। इसके जरिए इंपॉर्टेंट सब्सटेंस मदर बॉडी से बच्चों में जाएंगे, बच्चे से वेस्ट बाहर आते हैं। देखिए अब फिर अगेन ये क्वेश्चन आपको सेट 1 में भी ऑलरेडी आपको हम बता चुके हैं, है कि नहीं। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं 36 नंबर, ये आपका सेट 1 में भी ये क्वेश्चन ऑलरेडी गिवन था, जो कि यहाँ पर देख लीजिए सेम चीज़ें हैं। यहाँ पर यही सेम क्वेश्चन हैं आपके, ABCDE करके दे रखा है आपको। स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन, वीक अल्कलाइन, ये सब पता करना था। तो स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन क्या हो जाएगा बी, स्ट्रॉन्गली एसिडिक बी, अल्कलाइन सी, वीक एसिडिक हो जाएगा ए, क्या कि pH 7 से अकॉर्डिंग हम चेक करते हैं, 7 न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रल हो जाएगा डी, क्या कि देखिए ए इसके लिए है, बी इसके लिए, सी इसके लिए, डी इसके लिए, ई इसके लिए है। अब अरेंज भी करना चाहिए, इस प्रकार से हम डिसेंडिंग ऑर्डर में सजा देंगे pH के अकॉर्डिंग, तो ऑटोमेटिक H+ साइन इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, ओके सर। फिर कहता है राइट एंड नेम द फॉर्मूला ऑफ एसिडिक सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट। तो अब एसिडिक मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस, और बेसिक मतलब स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड ले लेना है। ठीक है, सॉल्ट एंड वाटर बन जाएंगे। ठीक है सर, ओके आगे मूव करें सर। अच्छा, जो बोनस के लिए क्वेश्चन कह रहे थे, ये क्वेश्चन जो है CBSE में बोनस होना चाहिए, क्योंकि देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पढ़िए कि ये देखिए लग रहा है कि पॉलन ग्रेन्स है, और यहाँ तो पॉलन ट्यूब आप लेबल कर सकते हैं। इसको बच्चे क्या लिख सकते हैं, सी वाले को ओव, है ना, ओव्यूल अंदर वाला स्ट्रक्चर होता है, तो इसको आप लेबल कर सकते हैं एग्स। ठीक है सर, अब पॉलन ग्रेन तो एग से फ्यूज करेगा ना, तो ए को आना चाहिए था ना सी तक। यहाँ क्या लिखा, व्हेन बी रीचेज टू सी। बताइए बी तो पॉलन ट्यूब है कि नहीं। तो ये भी हो सकता है जब बी सी पॉइंट तक आएगा तो माइक्रोपाइल, ये इसी को बोलते हैं जहाँ पर पॉलन ट्यूब आकर इंटर करते हैं ओव्यूल्स में। बट इसमें थोड़ा सा बोनस होने के चांसेस बनते हैं, बट देखते हैं मार्किंग स्कीम जैसा कहेगा, फिर आपको हम एक वीडियो अपलोड कर देंगे लास्ट में। ओके नेक्स्ट आगे मूव करें, इसको हम हटा दें सेट 1 वाले को। चलिए ये तो पूरा हो गया क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी आपका हम ऑलरेडी सेट 1 में बता चुके हैं, वहाँ पर सेम ये क्लोरोअल्कली प्रोसेस का पूरा दे रखा है। ठीक है, ओके, और फिर आगे मूव करें। ये भी पूरा देखिए सेट 1 का ही कॉपी डिक्टो कर रखा है, यहाँ देखिए ये सेट 1 वाला ही पूरा दे रखा है। मेंशन देखिए मिलियंस वर्क है ना, इसमें करना क्या है, राइट द फार्मूला ऑफ फर्स्ट 2 होमोलोगस ऑफ होमोलोग और ब्रोमीन। पहला होगा मिथाइल ब्रोमाइड और दूसरा होगा इथाइल ब्रोमाइड, ये फार्मूला हो जाएगा उसका। अब इसमें से आपको बताना फंक्शन ग्रुप, एल्डिहाइड हो गए, CO है कीटोन हो जाएगा। एंड राइट द नेम एंड ऑफ दिस फंक्शन ग्रुप, ये नाम भी लिखना था, एल्डी पता भी करना और नाम भी, तो कोई बड़ी बात नहीं। तो इसमें एल्डिहाइड है और इसका, एंड राइट द नेम ऑफ दीज फंक्शन ग्रुप, नाम लिख देना आपको। ठीक है, ओके नेक्स्ट क्या कह रहा है यहाँ पर, व्हाट वुड ऑब्जर्व ऑन एडिंग 5% ऑफ अल्कलाइन पोटासियम परमैंगनेट। तो देखिए अल्कलाइन पोटासियम परमैंगनेट जब हम डालते हैं इथेनॉल में,
तो उस कंडीशन में क्या होगा, इथेनॉल का ऑक्सीडेशन होगा, इथेनोइक एसिड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये कैटलिस्ट का काम करता है। ये आपको फर्स्ट वीडियो में भी बता चुका। और ये डिहाइड्रेशन होगा, क्या आपको मालूम होगा इस केस में कि जब हम लोग इथेनॉल उसको हम ऐसे लिखेंगे CH3CH2OH। अब इसमें से OH हटेगा, इसमें से H हट जाएगा, तो क्या बन जाएगा बताइए। ये भी आपके H2SO4 कॉम के प्रेजेंस में और उसका 443 केल्विन होना चाहिए, तब बनेगा CH2 डबल बॉन्ड, क्या कि इथीन बन जाएंगे। डिहाइड्रेशन इश्यू बोलते हैं, वाटर से रिमूव हो जाएगा। राइट है केमिकल इक्वेशन में, तो आपको ये लिख देना था। राइट द रोल ऑफ H2SO4, ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट होंगे, ठीक है, ओके। नेक्स्ट ये बना, ये और था केस बेस्ड, तो सभी में सेम ही है। फर्स्ट वाले में भी ये केस बेस्ड आपको सभी में सेम। आपके यहाँ पे क्या लिखा है, नेम द ग्लैंड्स दैट इज प्रेजेंट इन द बक्कल कैविटी। बक्कल कैविटी में कौन सा ग्लैंड होता है, सैवरी ग्लैंड। राइट द कंपोनेंट ऑफ फूड ऑन विच दे सेक्रेट, तो कौन से फूड पर, स्टार्च जिसको माल्टोज में कन्वर्ट कर देते हैं। टू ऑर्गन जिसमें स्फिंक्टर होते हैं, ओइसोफेगस में भी होता है, गैस्ट्रोइसोफेगल, स्टमक में भी होता है, पाइलोडिक स्फिंक्टर, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी होते हैं, इलियोशिकल वाल्व, लार्ज इंटेस्टाइन जहाँ पर एनस में खत्म होता है एनल स्फिंक्टर। तो वो इससे बहुत सारे था, आपको दो ही लिखना था, स्टमक और सिर्फ नाम लिखना होगा। स्टमक लिखे होंगे तब भी सही होगा, फूड पाइप लिखें तब भी सही है, स्मॉल इंटेस्टाइन लिखें तब भी सही है, लार्ज इंटेस्टाइन लिखें तब भी नंबर देना है, ठीक है। देखिए बोर्ड में ना बच्चों को नंबर दिया जाता है, काटना नहीं होता। अगर कहता है म्यूकस इज नॉट सेग्रेटेड, तब क्या होगा, अल्सर हो जाएंगे सर, बिकॉज आप जानते हैं म्यूकस का लेयर ही प्रोटेक्ट करता है स्टमक को फ्रॉम द एक्शन ऑफ HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड है। विली एब्सेंट रहेंगे तो एब्जॉर्बेशन स्मॉल इंटेस्टाइन में नहीं होगा, सरफेस एरिया बढ़ाने का काम करते हैं। आगे बाइल जूस डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम, येट इट इज इंपॉर्टेंट बिकॉज ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करते हैं और एसिडिक फूड को अल्कलाइन बना देते हैं, बिकॉज आगे स्मॉल इंटेस्टाइन म्यूकस का कहीं कोटिंग नहीं किया गया है। डोमेस्टिक सर्किट में भी बता रखे थे आपको, जब K1 यहाँ देखिए लिखा हुआ है, जब K1 क्लोज हो जाएंगे तो सिर्फ A बल्ब जलेगा, K2 क्लोज होगा तो ये तीनों बल्ब जलेंगे, ये तीनों सीरीज में है, ये दोनों आपस में पैरेलल में कहलाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है इसमें, फाइंड द करंट इन बल्ब बी। अब देखिए अब बल्ब बी में करंट निकालना था, ये भी सेट 1, देखिए केस बेस्ड इसमें भी सेम ही है। तो जैसे ही करंट निकालना है तो P बराबर V इंटू आई, आई बराबर P बाई V, तो 11/11 हो गया, इसमें देखिए लिखा हुआ है, क्या कि बी वाला बोला था, बी ये हुआ डायग्राम 11/55, 0.2 एम्पियर हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर अब क्या कहता है सर, टोटल द रेसिस्टेंस ऑफ बल्ब बी, तो रेसिस्टेंस बराबर फार्मूला V बराबर ओम्स लॉ से IR, R बराबर क्या हो जाएगा V बाई आई। V आपका कितना दे रखा है 55, I कितना दे रखा है सर, अभी जस्ट निकाले 0.2, 0.2 रहेगा, 0 हो जाएगा, 2 से काटिएगा इसको, तो ये आपका 500 275 हो जाएंगे ओम। अब एक का 275 है, चारों बल्ब का पूछेगा, देखिए टोटल रेसिस्टेंस ऑफ ये BCDE 225 कितना हो जाएगा सर, 550 550, तो 500 500 1000 1100 हो जाएंगे टोटल। ओके चलिए, अब कहता है व्हाट वुड हैपन टू द ग्लो इफ ऑफ ऑल द बल्ब्स इन द सर्किट व्हेन K1 एंड K2 बोथ आर क्लोज्ड, जब दोनों जल जाएंगे एंड बल्ब C, यदि C सडनली फ्यूज कर गया, तो बताइए जब दोनों स्विच को हम क्लोज कर देते हैं तो ये तो जलेगा, बट इधर वाला कोई भी बल्ब नहीं जलेगा, बिकॉज ये सीरीज कॉम्बिनेशन में यहाँ पर सर्किट C1 बोल रहा है फ्यूज हो जाएगा, देखिए यहाँ लिखा हुआ है, लिखता है C सडनली गेट फ्यूज, तो जैसे ही फ्यूज होंगे सीरीज में तो सारे बल्ब बुझ जाएंगे, सिर्फ A वाला ही जलेगा। ओके, गुड लक टू यू ऑल। सेट 3 को भी अपलोड कर देंगे।